अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास बायो के अंदर चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ रहे थे गैसियस एक्सचेंज के हवाले से। इसके अंदर जो आज का हमारे पास टॉपिक है ये है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। अब इस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ना है, बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि ब्रीथिंग का जो मैकेनिज़्म है ये किस तरीके से होता है, सांस किस तरीके से इंसान के अंदर आती है, हवा कैसे हमारे अंदर आती है, फेफड़े कैसे फूलते हैं और कैसे हवा जो है वो बाहर निकलती है। जो अंदर आने वाली हवा होती है उसका मकसद ये होता है कि उसमें से ऑक्सीजन निकाली जाती है, फेफड़े ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था इसको कि किस तरीके से जो हमारे पास लंग्स हैं ये ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक ये है कि किस तरीके से बाहर एटमॉस्फेयर से हवा हमारे अंदर आती है। तो ये हमारे पास है द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। द फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। तो ये ब्रीथिंग की डेफिनेशन है। देयर आर टू फेज ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब ये होता है कि बाहर से एटमॉस्फेयर से हवा का हमारी बॉडी के अंदर आना, फेफड़ों के अंदर आना और फेफड़ों का फूल जाना। जैसे ही फेफड़े फूलते हैं उस हवा में मौजूद ऑक्सीजन जो होती है ये हमारे पास ब्लड के अंदर चली जाती है। किसके ज़रिए? एल्वियोलाई के ज़रिए ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर चली जाती हैं। और हमारे पास ब्लड जब पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कम ऑक्सीजन वाला खून होता है, वो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार अमूमन ज़्यादा होती है, वो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके फेफड़ों को वापस दे देता है। तो जब हवा बाहर निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चली जाती है और बाहर से जो हवा अंदर आती है ये ऑक्सीजन साथ लेके आती है। अब बाहर से एटमॉस्फेयर से हवा का अंदर आना, इसको हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, सांस लेना। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अब सांस जब हम हवा बाहर से अंदर आती है तो इसमें होता क्या है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिब्स आर रेज्ड। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो रिब्स मसल्स होते हैं जिसको हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ये लास्ट जो लंग्स वाला जो है, लंग्स की मार्फोलॉजी के अंदर ये डिटेल से मैंने आपको बताया था कि इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली कौन से होते हैं। दो रिब्स के दरमियान में मसल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स क्या करते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पसलियाँ क्योंकि आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये पसलियाँ अगर हमारे पास सबसे फर्स्ट जो पहले वाली रिब है अगर उसके अंदर जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो नीचे वाली तमाम रिब्स को ऊपर खींच लेगा। तो यही फिनोमेना है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिब्स आर रेज्ड। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स मसल जो हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और रिब्स ऊपर की जानिब जाती हैं। एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज़ लोअर्ड। तो डोम शेप डायाफ्राम, गुंबद नुमा, ये हमारे पास डोम शेप डायाफ्राम है। ये बेसिकली डायाफ्राम की ओरिजिनल जो शेप है वो इस तरह होती है। ये डोम शेप है, गुंबद नुमा है। इसको हम नाम देते हैं डोम शेप डायाफ्राम। ये अब ये जब पसलियाँ ऊपर की जानिब जाती हैं, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रिब्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिब्स आर रेज्ड। जब पसलियाँ ऊपर की जानिब जाती हैं तो उस टाइम होता क्या है? एट द सेम टाइम द डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज़ लोअर्ड। तो ये हमारे पास जो डोम शेप डायाफ्राम है ये क्या करेगा? ये नीचे की जानिब आएगा। जैसे ये डोम शेप डायाफ्राम नीचे की जानिब आएगा, इन फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, तो ये फेफड़े फैलेंगे। दोबारा ज़रा समझ लें कि जैसे ही हमारे पास रिब्स ऊपर की जानिब जाती हैं, जो हमारे पास डोम शेप डायाफ्राम है, जो गुंबद नुमा डायाफ्राम है, ये हमारे पास क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की जानिब आ जाता है। जैसे ये नीचे की जानिब आएगा तो फेफड़ों को फैलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाएगी, तो फेफड़े एक्सपेंड होंगे। इस अमल को हम नाम देते हैं इंस्पायरेशन। These movements increase the area of thoracic cavity which reduces the pressure on lungs
एज अ result the lungs expands and air pressure within them decrease। तो जैसे ये डायाफ्राम नीचे की जानिब आएगा हमारे पास फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। फेफड़े फैलेंगे तो हवा बाहर से हमारे पास फेफड़ों के अंदर आएगी। तो ये हमारे पास इंस्पायरेशन का मैकेनिज़्म है। ये जैसे कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये डायाफ्राम देखें फ्लैट हो गया, नीचे की जानिब आ गया। ये फेफड़ों को फैलने के लिए ये सारी स्पेस मिल गई है। ये फेफड़ों को फैलने के लिए ये सारी स्पेस मिल गई है। ये सारी स्पेस फेफड़ों के फैलने के लिए है। तो जैसे ये फेफड़े फैलेंगे क्या होगा कि हमारे पास जो एयर है ये बाहर से एटमॉस्फेयर से अंदर आएगी। ये सारा मैकेनिज़्म कैसे हुआ है कि रिब्स ऊपर की जानिब गई हैं। डायाफ्राम जो गुंबद नुमा होता है वो देखें यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। तो इसके फ्लैट होने से क्या हुआ है कि फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिली है, उनके ऊपर प्रेशर कम हुआ है, फेफड़े फैले हैं और हवा बाहर से अंदर आ गई है। अब एक्सपायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन देखते हैं। एक्सपायरेशन बेसिकली इंस्पायरेशन के उलट प्रोसीजर है। जो इंस्पायरेशन में काम होता है एक्सपायरेशन में उसके उल्टा काम होता है। कैसे? एक्सपायरेशन आफ्टर द गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। तो सांस का बाहर निकलना एक्सहेलेशन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, द रिब्स मसल्स रिलैक्स। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यहाँ पर रिलैक्स होंगे, इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे, ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो पसलियाँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगी, मतलब पसलियाँ नीचे की जानिब आएंगी। द डायाफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स इट्स रेज्ड डोम शेप। तो डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स होगा, पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो सीधा हो गया था, फ्लैट हो गया था। जैसे ही रिलैक्स होगा वो दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डायाफ्राम की जो रिलैक्स हालत है वो डोम शेप है। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम। तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। कैसे? यहाँ हमारे पास एक डायग्राम दिखाई गई है, इसमें ज़रा देखते हैं। इंस्पायरेशन में ये जो हमारे पास डायाफ्राम है ये काफ़ी वाइटर रोल प्ले करता है। अब इंस्पायरेशन में देखें कि हमारे पास ये किस शेप में है, फ्लैट हुआ है, जबकि एक्सपायरेशन में देखें ये दोबारा अपने डोम शेप के अंदर वापस आ गया है। तो इंस्पायरेशन में जैसे ही ये हमारे पास डायाफ्राम सीधा होगा फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, जबकि एक्सपायरेशन में जैसे ही ये हमारे पास डायाफ्राम अपनी रिलैक्स हालत में वापस आएगी, डोम शेप हालत में वापस आएगी, फेफड़ों के ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा तो हवा बाहर निकल जाएगी। इंस्पायरेशन में अंदर आएगी, एक्सपायरेशन में बाहर चली जाएगी। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के हवाले से। इससे आगे हमने फेफड़ों की बीमारियां पढ़नी है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।